नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों, बेटा आपका थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड कंप्लीट हो गया है तो थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में एक बात याद रखना, जिस बच्चे को ये चैप्टर आएगा ना, 11th 12th की केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। अब तक जो दोनों चैप्टर थे ना, वो ऐसे थे जो आपने 6th to 8th में कहीं ना कहीं टच है, पढ़ा है। ये चैप्टर ऐसा है जो रियलिटी में ही केमिस्ट्री पे बेस्ड है, या मैं यूं कहूँ केमिस्ट्री की जान है। 9th क्लास की केमिस्ट्री में जिसको ये और लास्ट यानी कि थर्ड फोर्थ चैप्टर आ गया ना, उसको केमिस्ट्री आ गई, समझ लो। ठीक है, तो चलिए एटम एंड मॉलिक्यूल्स से शुरुआत करते हैं। नाम से ही शुरुआत कर लेते हैं। एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर which cannot be या यूं कहते हैं हम which can take part in a chemical reaction। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, पहले हम ये कहते थे विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसके टुकड़े ना हो सके, लेकिन बाद के टाइम में फिर मतलब आज के टाइम में ये हो गया कि एटम के टुकड़े तो हो सकते हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन यूज करता है। उसके बाद बारी आती है एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो जो नोबल गैसेज हैं वो आराम से फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हैं एटम की फॉर्म में ही। इसलिए ये डेफिनेशन सही है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। उसके बाद बारी आती है मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम। which can exist independently या freely। दो या दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, मॉलिक्यूल में वो आपस में मिलके ग्रुप बना के। और अब देखिए, ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है? बेसिक एंड प्योरेस्ट फॉर्म विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। 118 आज के टाइम में हमें नोन है, जिनमें से 92 नेचुरली है, ऑकरिंग है, और बाकी सिंथेटिक है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है। स्मॉलेस्ट हो गया ना। अच्छा, अब ये O2 की फॉर्म में, यानी कि 2 ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं और 3 भी। ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ओजोन का। तो कुल मिला के ये और ये दोनों मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। ये जो है ऑक्सीजन का एटम है, और ऑक्सीजन खुद अपने आप में एक एलिमेंट है। ये बेसिक डेफिनेशन आती है इसमें। अब उसके बाद बारी आती है, चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा केमिकल कंबाइन होते हैं, कंबाइन होना मतलब जुड़ते हैं, तब वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। when 2 or more than 2 chemical combine with each other, then they follow some rules. These rules are known as laws of chemical combination. अच्छा, नॉर्मल 9th के जो नॉर्मल सेक्शंस हैं उनके लिए सिर्फ 2 रूल्स, और जो 9th के फाउंडेशन सेक्शंस हैं उनके लिए 5 रूल्स। तो देखिए, पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्व वर्ड का मतलब समझते हो? कंजर्व वर्ड का मतलब होता है ना ज्यादा हो ना कम हो। कहने का मतलब किसका? मास का है ना। तो मास कैन neither be created nor be destroyed। ना तो मास बने ना मास खत्म हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट will be equal to mass of
प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको ना गीता सार का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गीता में कृष्ण जी ने उपदेश दिया था कि आत्मा ना मरती है, ना पैदा होती है, ना मरती है, वो बस एक से दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे आपने देखा होगा, शरीर बदलती है इस तरह से। तो वही है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम ना तो बनता है ना खत्म होता है, वो सिर्फ अपना मतलब शेप साइज वगैरह बदलता रहता है, एटम वही होता है। अब देखिए, इसमें डेफिनेशन हो गई। अब आपको इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है। इसके न्यूमेरिकल सबसे सिंपल आते हैं। इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ना मास बढ़ता है ना घटता है। तो बढ़ना घटना आ गया ना, यानी कि जोड़ घटा आ गया ना। तो बस ये याद रखना, इसके न्यूमेरिकल जो सोल्व होंगे वो सिर्फ प्लस माइनस करके सोल्व होंगे। कैसे? देखिए, आपसे कोई ये पूछ ले, एक केमिकल है एक्स, या फिर मैं यूं कहूं कि एसिटिक एसिड 9 ग्राम एसिटिक एसिड रिएक्ट विद 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, form 1.2 gram water, 6.9 gram residue and a gas liberate. Find the mass of gas. तो देखिए, आपको करना क्या है, पहले आपको रिएक्टेंट छांटने हैं कि रिएक्शन किस किस ने की थी। रिएक्टेंट छांटना है, उसका मास लिखना है। स्टेटमेंट पढ़ के, आप अनपढ़ नहीं हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये तो समझ में आ जाएगा कि किसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है। तो देखिए, 9 ग्राम एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड आपका रिएक्टेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के साथ उसने रिएक्शन की, तो आपका सोडियम कार्बोनेट भी रिएक्टेंट हो गया। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई है, तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए ना। तो इनका मास कितना है? 9, इसका 7, इसका टोटल हो गया 16 ग्राम। तो ये मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया 16 ग्राम। अब आपका प्रोडक्ट का मास भी 16 ही आना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, उसमें 1.2 ग्राम वाटर बना, वाटर बन गया जी, ठीक है। 6.9 ग्राम एक रेजिड्यू बना, और साथ ही एक गैस रिलीज हुई। उस गैस का मास निकालना, तो x मान लो गैस, और बराबर में 16 रख दो, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा ना। अब 1.2 और 6.9, तो ये कितना हो गया? 8.1 हो गया ना। 8.1 प्लस x इज इक्वल टू 16, x ये 16 उधर चला गया, तो 7.9 आंसर आ गया। मतलब यहाँ ये वैल्यूज कोई स्टैंडर्डाइज नहीं थी, ये बस मेरे जो मन में आया वो मैंने बोल दिया। आपको मतलब है इसके न्यूमेरिकल से कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। देखिए एक बार, कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, मान लो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, उसमें से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बने, और साथ ही एक गैस रिलीज हुई, तो बताइए उस गैस का मास कितना है। तो देखिए 100 ग्राम रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट में 56 प्लस एक्स निकाला, 56 इधर आ गया, यानी कि 44 ग्राम बना है। ऐसे सिर्फ प्लस माइनस करके बराबर आना चाहिए, ना कोई चीज कम रहे ना कोई चीज ज्यादा रहे। तो ये है आपका पहला टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपका बस मेन यही है कि आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा। जैसे C+O2 गिव्स CO2, कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करे कि 6 ग्राम कार्बन 22 ग्राम CO2 बनाए। तो यहाँ x लिख लो, प्लस हो जाएगा, 6 प्लस x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 6 इधर चला गया, कितना आया 6, इसमें से माइनस होने के बाद 16 आया ना, 16 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये आपका पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छे से करना है इसको, ठीक है। तो चलिए, पहली वीडियो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की यहीं तक। बाकी आपकी वीडियो सेकंड लॉ, हम सेकंड जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हम कराएंगे आपको अगली वीडियो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।